तो ये हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, असेस प्री रिक्विजिट स्किल्स जो होते हैं। ठीक है। और यस उसामा, उसमें कौन कौन से प्री रिक्विजिट्स होते हैं? सर, इसमें आपके इंटरव्यूज और क्वेश्चनर्स आ जाते हैं ठीक आपके। है। इसके अलावा आपकी जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो आ जाती है। हम्म। उसके अलावा जो डाटा ऑलरेडी। उसामा, आर यू देयर? आई थिंक सो। कनेक्शन प्रॉब्लम कोई आ गई उसामा की। तब तक कोई मुझे कोई और बताएगा कि प्री रिक्विजिट्स। उसामा, आई थिंक सो यू आर बैक। हेलो उसामा, प्लीज कंटिन्यू कि कौन कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं जो हम असेस करते हैं बच्चे में। सर, यही थे मुझे जो अभी जेहन में आ रहे हैं। ठीक है। चलें, ठीक है उसामा, थैंक यू सो मच। एनी अदर स्टूडेंट वांट्स टू एक्सप्लेन कि कौन से प्री रिक्विजिट्स हो सकते हैं? ओके, खदीजा ने मुझे सेंड किए हैं। खदीजा ने मैसेज में लिखा है सिटिंग स्पैन है बच्चे का, आई कांटेक्ट है, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या हो सकते हैं? बाकी सब मुझे बताएं। आकाश, व्हाट डू यू से? सपोर्टेज गाइड के थ्रू उसके अंदर वो जो मोटर मोटर लिविंग स्किल्स का है, लैंग्वेज स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स की हम असेस कर सकते हैं ठीक है। पेरेंट्स के वो यस, इंटरव्यू लेके। यस आकाश, वेरी गुड। आकाश ने भी सही बताया कि कुछ स्किल्स जो हैं वो पोर्टेज गाइड में भी मेंशन है, प्री रिक्विजिट्स जो इमिटेशन के लिए जरूरी है, वहां से भी हम असेस कर सकते हैं। लेकिन आई जस्ट वांट टू सर यू गाइस टू से द बच्चों नेम ऑफ की दो बेसिक स्किल्स। बेसिक मोटर एक्शंस भी हम लोग इसमें देखते हैं बच्चों के। और कुछ ऑब्जेक्ट से बच्चे एंगेज होते हैं, मतलब कुछ मटेरियल्स वगैरह हमने प्रोवाइड करके और असेस करते हैं। वर्बल इंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आई कांटेक्ट उनका मेंटेन होता है या नहीं होता है। और कितनी देर तक, मतलब उनका सिटिंग स्पैन कितना है, ये भी इसमें हम लोग ज्यादा फोकस इस पे भी करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो दीज आर द स्किल्स, अटेंडिंग स्किल्स। इसको हम कह सकते हैं स्टेइंग सीटेड, कि बच्चा अपनी सीट पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। लुकिंग एट द टीचर, कि टीचर की तरफ बच्चा देख रहा है या नहीं देख रहा, मीन्स के टीचर को अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। कीपिंग हैंड्स इन लैप, अपने हाथों को कंट्रोल में रखा हुआ है उसने या नहीं रखा हुआ। लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट, के जो ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे हैं जिसके साथ इमिटेशन करनी है, क्या बच्चा उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है या नहीं देख रहा। अब देखिए, अगर इसको हम प्री रिक्विजिट्स कह सकते हैं, इसको हम जॉइंट अटेंशन भी कह सकते हैं, कि जिस चीज पे हम फोकस करवाना चाह रहे हैं, क्या बच्चा उस चीज पे फोकस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है। सो इसका अटेंडिंग स्किल, या इसको हम जॉइंट अटेंशन स्किल भी कह सकते हैं, कि एक दो पर्सन के इन बिटवीन एक सेंटर ऑफ अटेंशन होना चाहिए, कि जिस चीज पे हम दोनों पर्सन, द स्टूडेंट एंड द थेरेपिस्ट, इज फोकसिंग ऑन। अब जैसे अगर कार की इमिटेशन करवानी, कार से, कि रोल द कार। सो क्या बच्चा और थेरेपिस्ट दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें, एक ही स्टिमुलस के ऊपर फोकस करें, और साथ ही साथ क्या बच्चा टीचर की इंस्ट्रक्शन को सुन रहा है, जैसे मैं कार उसको दिखा रहा हूँ और मैं उसके साथ बोल भी रहा हूँ कि कॉपी दिस, या डू दिस, या रोल द कार। सो एक तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन जिस स्टिमुलस के ऊपर है वो, और साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन है और फेशियल एक्सप्रेशन है टीचर के, उन सब को एक ही टाइम पे अगर बच्चा ऑब्जर्व करे, असेस करे, तो उसको हम अटेंडिंग स्किल या जॉइंट अटेंशन के स्किल कह सकते हैं। अगर तो ये स्किल हैं तो बच्चा इमिटेशन के लिए रेडी है, इमिटेशन स्किल सीखने के लिए। अगर ये स्किल्स नहीं है तो बच्चे इमिटेशन स्किल्स नहीं सीख सकता या परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है। absence of problem behaviors, the problem behavior can interfere with training process and these must be decreased। जो भी प्रॉब्लम बिहेवियर, जैसे एक यूजली कुछ बच्चे हैं जिनमें बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट्स हैं, कुछ बच्चे उनमें बहुत ज्यादा आई गेजिंग है, वो एक साइड पे देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें जो है
स्टिमिंग बिहेवियर्स है, हैंड फ्लैपिंग है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घूमती चीजों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, लाइट्स की तरफ देखते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा उन बच्चों में। तो ऐसे बच्चे जिनमें इस तरह के प्रॉब्लम बिहेवियर्स होते हैं, जिनको हम सेंसिटिव इश्यूज भी कह सकते हैं, उन बच्चों में जॉइंट अटेंशन या अटेंडिंग स्किल्स बहुत कम होते हैं या रेयर होते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमने ये स्किल सिखाने हैं, हमने हमने कोशिश करनी है कि उनके जितने भी प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं हम उनको रिजॉल्व करें, फिर उसके बाद हम इमिटेशन स्किल्स की तरफ जाएं, ठीक है। ओके, सो द select the model for training starts from easy model and move to the complex ones। जैसे एबल्स में भी, प्रोटोकॉल में भी आपने देखा है कि जो D1 है, दोज आर वेरी सिंपल एक्शंस जो बच्चे ने कॉपी करने हैं। तो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो बच्चे को खुद भी पसंद होते हैं, जैसे बॉल को बाउंस करना है, कार को रोल करना है, एरोप्लेन को फ्लाई करना है, या कुछ इस तरह से एक्शंस हैं जो कि बच्चे के लिए खुद भी इंटरेस्टिंग होते हैं। सो वी कैन स्टार्ट विद दोज एक्शंस मॉडल्स एंड देन वी कैन मूव टू द कॉम्प्लेक्स वन। ऐसे जैसे हम सीक्वेंस ऑफ एक्शन को कॉपी करवा लें, ओरल मोटर एक्शंस को कॉपी करवा लें, फाइन मोटर मूवमेंट्स की कॉपी करवा लें, ये कॉम्प्लेक्स वंस हैं, इसकी तरफ हम जा सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बट वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन। At the beginning, identify about 25 imitative behaviors, जिसमें involving manipulation of body parts and involving manipulation of the object। तो आपने इनिशियली 25 एक्शंस एटलीस्ट बच्चे को सिखाने हैं, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि इस बच्चे में इमिटेशन स्किल्स हैं, कॉपी करने के स्किल्स हैं। इनिशियली टीच वन वन टीच वन मॉडल एट अ टाइम ऑफ द ट्रेनिंग। आप स्टार्ट जो है वो एक मॉडल से ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, फिर सीक्वेंस की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल स्किल्स, अटेंडिंग स्किल्स नहीं है बच्चे में, या प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से जो है इमिटेशन स्किल्स नहीं है बच्चे के अंदर। सो व्हाट शुड वी डू फर्स्ट? शुड वी स्टार्ट टीचिंग द प्री रिक्विजिट फर्स्ट, like attending skills first, or we should start teaching the imitation very next time? तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इमिटेशन स्किल से ही स्टार्ट कर दें, या फिर हम पहले इन प्री रिक्विजिट्स और प्रॉब्लम बिहेवियर को रिजॉल्व कर लें? व्हाट डू यू सजेस्ट? तो बता सकते सर हैं? पहले प्रॉब्लम बिहेवियर पे वर्किंग करेंगे हम। पहले प्रॉब्लम बिहेवियर जो है बच्चे के, उस पर हम वर्किंग करेंगे, ठीक है, देन पहले, हम लोग इमिटेशन उसको फिर लर्निंग में उसको सिखाएंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैं हबीबा, शी सेड दैट पहले हम प्रॉब्लम बिहेवियर को रिजॉल्व कर लें और फिर हम प्री रिक्विजिट्स को रिजॉल्व करें, कि प्री रिक्विजिट्स बिल्ड करें, फिर प्री रिक्विजिट बिल्ड करने के बाद इमिटेशन स्किल्स पे आए, राइट? सर, मेरे अकॉर्डिंग तो हमें सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी सिटिंग और वो सारी चीजें नहीं होंगी तो फिर वो क्या मतलब। और देन उसके बाद प्रॉब्लम बिहेवियर्स, और उसके बाद प्रॉब्लम बिहेवियर्स के साथ हम इमिटेशन और वो सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऐसा नहीं। वेरी, लेकिन प्री रिक्विजिट्स सबसे पहले तो वो चीज आनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेसिकली हमें प्री रिक्विजिट्स पे ही सबसे पहले काम करना है, लेकिन अभी इन स्लाइड्स में तो वो चीजें ऐड नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ आप सबसे कि हम प्री रिक्विजिट्स के ऊपर किस तरह से काम करते हैं, क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए जिनसे बच्चे के सीटिंग बिहेवियर्स, सिटिंग मतलब बैठने का बिहेवियर जो है, टीचर को देखने का बिहेवियर है, हैंड्स को कंट्रोल करने का, या लुकिंग एट ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स हैं, वो प्री रिक्विजिट्स बिल्ड हो सकें। मुझे कोई एक्टिविटी सजेस्ट कर सकता है इन सब प्री रिक्विजिट्स को बिल्ड करने के लिए? सर, सबसे पहले तो इसके लिए हमें बच्चे की प्रेफरेंस देखनी होगी ना, कि उसको कौन सी एक्टिविटीज अच्छी लगती है। तो हम वो चीजें भी यूज करके, जैसे अगर उसको पजल्स वगैरह किसी बच्चे के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, रीइंफोर्सर है मोस्ट, तो आप टेबल टॉप पे उसकी डिफरेंट टाइप की पजल्स रख के तो उसको वहां पे उसको रख सकते हैं, कि उसको उसमें एंगेज कर सकते हैं। तो वो जितनी देर में वो उसको अपने फेवरेट चीज या पजल्स के साथ वो खेलता रहेगा, उतनी देर उसको वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का यूज टू हो जाएगा। तो मतलब पहले उसकी प्रेफर्स चीजों को यूज करके ही हम उसकी सिटिंग और सारी चीजें कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। हमें सबसे पहले और कोई इसमें इनपुट देना चाह रहे हैं अपनी? उसामा? सर हम यूज करते हैं, हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, रीडॉन एंड मेट्रोनॉम। तो बच्चा जो है वो, उससे बच्चे का आई कांटेक्ट भी इम्प्रूव होता है, उसकी अटेंशन भी होती है, उसके जो हैंड फ्लिपिंग और ये जो फिंगर फ्लिपिंग वगैरह बच्चे जो करते हैं ना,
ये भी इम्प्रूव करती है, और बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस भी उससे इम्प्रूव करता है। जैसे वो मेट्रोनॉम का बिप होता है ना, ऐसे ही बच्चे को फौरन से आवाज आती है, उसको टैप करना होता है। जैसे वो टैप करते हैं तो सामने एक चीज बर्स्ट होती है स्क्रीन पर, तो उसकी जो आई कांटेक्ट है वो थोड़ा सा मेंटेन होना शुरू होता है। तो हम इस तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं। ठीक है, वेरी गुड उम्मे हबीबा। और कोई अपना इनपुट देना चाह रहे हैं प्री रिक्विजिट्स को बिल्ड करने के लिए? सर ग्रुप एक्टिविटीज जो हैं वो दे कैन प्ले अ गुड रोल इन वेरी गुड। बिल्डिंग टेंशन। तो उसमें ग्रुप एक्टिविटीज में फॉर एग्जांपल वी कैन से रेजिंग हैंड एक एक्टिविटी है, तो विद प्रॉम्प्टिंग एंड शुरू में तो ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट से वो डेवलप होगा, बट लेटर ऑन ये है कि वो जॉइंट अटेंशन में ओवरऑल आपको हेल्प करती है इन अ ग्रुप सेटिंग, वेरी गुड। अटेंडिंग स्किल को एनहांस करती है। यस। वेरी गुड उसामा, वेरी गुड। अमेजिंग, यू गाइस आर अमेजिंग। बहुत अच्छी तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो कुछ चीज़ें मैं भी इनपुट कर देता हूँ, जो चीज़ें आप लोगों ने बताई हैं तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। आकाश, आप कुछ इनपुट देना चाह रही हैं? पेरेंट्स को भी कह सकते हैं कि वो जिस तरह की जैसे आई कांटेक्ट की स्किल है, सिटिंग स्पैन वाली है, वो उनको बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे सपोज अगर घर पे कोई डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठे हैं तो बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि सिट स्ट्रेट, फोल्ड हैंड्स, या खाना खाओ, कुछ भी इस तरह से पेरेंट्स भी कर सकते हैं। वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि हम पेरेंट्स को गाइड करें कि आप बच्चे की सिटिंग जो है, वेटिंग स्किल्स, वो डाइनिंग टेबल पे भी टीच करवाएं, कि वहां पे बिठाएं डाइनिंग टेबल पे अपने साथ, उसको वेट करवाएं खाने के लिए, कि वो आराम से बैठे वेट करे। जब खाना उसको मिल जाए तो बैठ के वो आराम से खाए उसको, और एक टाइम अच्छा स्पेंड करे, उसकी सिटिंग अच्छी हो। यस आकाश? स्कूल स्कूल गोइंग है अगर कोई बच्चा, तो उनमें हम टीचर्स को गाइड कर सकते हैं कि टीचर्स भी ग्रुप एक्टिविटीज जैसे होती हैं क्लासरूम में, उसमें इंस्ट्रक्शंस दें सब बच्चों को, सिर्फ एक को टारगेट करके नहीं, सबको, ताकि वो फिर इमिटेट करेगा। वो जो भी अगर ऑटिज्म एडीएचडी का बच्चा है तो वो इमिटेट करेगा, तो उससे भी इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, वेरी गुड आकाश, वेरी गुड, अमेजिंग, अमेजिंग। सो इस तरह की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने काफी सारी स्ट्रेटेजीज बता भी दी हैं। अब मैं थोड़ा सा उसको, उन सारी स्ट्रेटेजीज को जो आप लोगों ने बताई हैं, उनको मैं कैटेगराइज कर लेता हूँ स्किल वाइज, कि अगर अटेंडिंग स्किल्स हैं तो उनके लिए कौन कौन सी आप लोगों ने बताई हैं, अगर सिटिंग है तो उनके लिए कौन कौन सी बताई हैं। तो लेट मी जस्ट सॉर्ट इट वन बाय वन, ताकि हम सब क्लियर हो जाएं। अटेंडिंग स्किल्स जो हैं उनके लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। अटेंडिंग स्किल्स में बच्चे का देखना, लुकिंग, लिसनिंग और स्टेइंग एंगेज्ड, ये तीन चीजें आती हैं, लुकिंग, लिसनिंग एंड स्टेइंग एंगेज्ड। सो इसके लिए साउंड लोकलाइजेशन की एक स्ट्रेटेजी होती है जो हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम बेल रिंग कर सकते हैं, या हम रैटल यूज कर सकते हैं, और रीइंफोर्स हम कर सकते हैं। जब बच्चा टर्न, जैसे ही बेल रिंग करती है तो अपने बच्चा उस तरफ देखता है फौरन से, और हम उसको रीइंफोर्स करते हैं उसके रीइंफोर्सर्स के साथ। ठीक है, ताकि उसको समझ आए कि जहां से आवाज आती है मैंने उस तरफ देखना है। ये अटेंडिंग स्केल का एक की है एक स्ट्रेटेजी जो हम फॉलो कर सकते हैं। उमेर हबीबा ने एक मैसेज किया, लाइक मेट्रोनॉम एंड रीजन सर आल्सो एसएसपी। आप इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं उमेर हबीबा, क्या आपने लिखा है? सर जैसे आपने कहा ना लिसनिंग के लिए, तो मैंने भी आपको बताया कि मेट्रोनॉम और रीडॉन हम लोग यूज करते हैं, इट्स अ सॉफ्टवेयर। अच्छा तो इससे अच्छा। ये होता है कि पैड आता है, आपने शायद देखा हो, आई डोंट नो। तो वो बच्चा जैसे आवाज आती है उसकी लिसनिंग इंप्रूव होती है, जैसे वो सुनता है वैसे ही वो टैप करता है। एक अच्छा पैड अच्छा। होता है हमारे पास उस सही पर। सही 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 सही, दैट्स ग्रेट उमेर हबीबा। यस, ये वही है साउंड लोकलाइजेशन वाली स्ट्रेटेजी, हम्म। कि वो जो जहां से आवाज आती है उस तरफ देखता है और फिर हम उसको रीइंफोर्स कर रहे जी। होते हैं। इसके अलावा नेम कॉलिंग गेम है, ठीक है, जिसमें हम बच्चे का नेम पुकारते हैं और फिर उसके बाद उसको रीइंफोर्स करते हैं। अगर वो अपना हेड टर्न करते हैं उस तरफ जिस तरफ से नाम आया है बच्चे का। फिर बलून प्ले गेम है, ये भी जो है अटेंडिंग स्किल को इंक्रीज करता है, जिसमें हम बलून्स को ब्लो करते हैं और फिर उसकी हवा वापस निकालते हैं। ठीक है, जो कि एक विजुअल ट्रैकिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। बच्चा उसको देखता रहता है जब तक कि वो बलून ब्लो होता है, फिर उसकी हवा निकलती है, फिर उसको वो देखता रहता है कंटिन्यूअसली।
लाइट टॉय प्ले गेम्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे टॉयज जो जिनमें से लाइट्स निकलती हैं, स्पिन, ऐसे टॉयज जो स्पिन होते हैं, घूमने वाले टॉप्स हैं, ठीक है, वो जिनसे बच्चे की अटेंशन जो है वो बढ़ती है, अटेंशन स्पैन, पीकाबू के स्किल है, पीकाबू। तो इससे भी बच्चे के इंगेजमेंट स्किल्स और एंटिसिपेशन के स्किल्स इंक्रीज होते हैं। तो ये है लिसनिंग, अटेंडिंग स्किल को इंक्रीज करने के लिए जो हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिटिंग और वेटिंग के लिए भी डिफरेंट, अभी जैसे उसामा ने बताया कि हम टेबल के ऊपर शॉर्ट एक्टिविटीज परफॉर्म कर लें बच्चों के साथ ग्रुप में बैठ के, ठीक है, जैसे कि पजल है, स्टैकिंग गेम्स हैं, रिंग्स हैं, शेप सॉर्टर्स हैं। हम स्टार्ट करें 30 सेकेंड्स से कि हम 30 सेकेंड्स ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, या हैंड रेजिंग है, इमिटेशन स्किल्स हैं ग्रुप सेटिंग में, उससे भी जो है बच्चे की सिटिंग और वेटिंग स्किल इंप्रूव हो सकते हैं। वेट गेम्स हम बच्चे के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। वेट गेम्स जैसे फेवरेट टॉय अगर या फेवरेट एक्टिविटीज हम परफॉर्म करें तो उसके लिए बच्चा, एक बच्चा प्ले कर रहा है तो दूसरा वेट करे, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटीज हम सिटिंग को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। म्यूजिक स्टॉप स्टार्ट है, जो यूजली हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ग्रुप में के म्यूजिक प्ले होता है, तो हम पिलो को शिफ्ट करते हैं, एक एक पकड़ता है फिर दूसरा पकड़ता है और एक पे स्टॉप होता है म्यूजिक, ठीक है। सो वो जब वो ट्रांसफर हो रहा होता है पिलो, तो सब अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं, मुझे कब मिलेगा कि मैं उसको ट्रांसफर करूं, ठीक है। इस तरह की गेम्स हैं। इवन दो ये जो वो भी एक है ना, म्यूजिकल चेयर है, वो भी एक अच्छी गेम है, उससे भी बच्चों का जो है वो अच्छा बिल्ड होता है। आई कांटेक्ट के लिए हम डिफरेंट गेम्स हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम थेरेपिस्ट जो हैं उनके साथ सिली फेसेस बना सकते हैं, उससे भी बच्चे का आई कांटेक्ट अच्छा बिल्ड होता है। जैसे हमने पहले स्टार्ट में जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ तो हम लोग फेस मास्क बनाते होते थे अट्रैक्टिव से, सो जिनमें हम ग्लिटर्स वगैरह लगाते थे उनमें, और डिफरेंट उसके ऊपर पैटर्न्स बने होते थे मास्क के ऊपर, जिसमें से सिर्फ आईज नजर आती थी थेरेपिस्ट की, और बाकी सारा फेस कवर्ड होता था, तो जिससे मोस्टली जो है सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, तो बच्चों का की हैबिट बिल्ड होती थी कि सिर्फ आंखों में देखना है। अगर मास्क रिमूव भी कर दो तो उसमें फिर बच्चा आंखों की तरफ ज्यादा देख रहा होता है। तो ये एक्टिविटीज हम आई कांटेक्ट को इंक्रीज करने के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को क्लोज टू द आईज जो रीइंफोर्सर्स हैं, ये एक्टिविटी मटेरियल है, हम बच्चे की आंखों के करीब कर सकते हैं ताकि उनका आई कांटेक्ट और जो फोकस है ऑब्जेक्ट की तरफ वो ज्यादा बिल्ड हो। मिरर प्ले हम गेम्स बच्चे के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम इनकरेज करते हैं बच्चों को कि मिरर के सामने थेरेपिस्ट और बच्चा खड़ा हो जाता है तो मिमिक करता है बच्चा थेरेपिस्ट के एक्शंस को भी। और इस तरह से जॉइंट अटेंशन के लिए डिफरेंट गेम्स हैं, जो हम बबल सबसे अच्छी है, मैं यूजली जॉइंट अटेंशन को बिल्ड करने के लिए बबल्स यूज करता हूँ। बबल ब्लोइंग है, पॉपिंग एक्टिविटीज हैं, बच्चे बबल्स को पॉप करते हैं, वो भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है जॉइंट अटेंशन के लिए, जो हम फॉलो करते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो बेसिकली इमिटेशन स्किल्स के प्री रिक्विजिट को बिल्ड करने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। सो ये वो सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिनसे हम प्री रिक्विजिट्स बिल्ड कर सकते हैं। फिर बारी आती है प्रॉब्लम बिहेवियर्स की, हम प्रॉब्लम बिहेवियर्स को रिजॉल्व करते हैं, जिसमें स्टेमिंग बिहेवियर है, ये सेंसरी इश्यूज हैं, तो उनको उनके लिए हम सेंसरी डाइट्स वगैरह डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हो। सो इस तरह के ये सारे सीक्वेंसेस हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं बच्चे को इमिटेशन स्किल्स के लिए रेडी करना हो तो, ठीक है। फिर सेकंड जो स्टेप है, सिलेक्ट मॉडल्स फॉर ट्रेनिंग स्टार्ट फ्रॉम इजी, ये हमने कर लिया है, ठीक है। थर्ड है प्री टेस्ट, द सिलेक्टेड मॉडल शुड बी प्री टेस्टेड। जो भी हमने मॉडल सिलेक्ट किया है कि ये स्किल मैंने सिखाना है, जैसे कि कार को रोल करना है या फ्लाई द प्लेन का एक्शन है, सो सम मॉडल्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय द लर्नर विद ट्रेनिंग, जैसे हम बेसलाइन यूजुअली ले रहे होते हैं, ठीक है, स्किल टीचिंग से पहले। रिकमेंडेड टू टेस्ट 3 मॉडल्स, मॉडल्स फॉर 3 times ईच, क्राइटेरियन लेवल 3 of 3 करेक्ट, लाइक हम कहते हैं कि 4 करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ 5, ठीक है, एटलीस्ट। तो हमारा क्राइटेरिया एक डिफरेंट है।
कि अगर 80% अगर आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये बच्चे ने सीख लिया। मॉडल दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया गोज फॉर द इमिटेशन ट्रेनिंग। बेस लाइन में अगर आप देखो कि जो जो मॉडल्स बच्चे को नहीं आ रहे, उन मॉडल्स को हम फिर सिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, सो उसका क्राइटेरिया यही है कि 80% स्कोर होना चाहिए। फोर्थ स्टेप क्या है इमिटेशन स्किल सिखाने का, वो है सीक्वेंस मॉडल्स फॉर ट्रेनिंग। प्री टेस्ट इज यूज टू अरेंज अ मॉडल फ्रॉम द इजीएस्ट टू द मोस्ट डिफिकल्ट। जैसे एक सीक्वेंस ऑफ मॉडल है, डू दिस डू दिस डू दिस एंड डू दिस। सो हम स्टार्ट करते हैं इजीएस्ट एक्शन से, फिर उसके बाद हम डिफिकल्ट एक्शन की तरफ मूव होते हैं। फर्स्ट मॉडल्स could be model imitated correctly on some trials, and next could be approximation, and the last model performed totally incorrect। ठीक है, सो ये सीक्वेंस ऑफ मॉडल्स हम परफॉर्म करते हैं जिसको बच्चे ने इमिटेट करना होता है। ठीक है, सो ये हम इजीएस्ट टू द डिफिकल्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये इस तरह से 4 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं और इमिटेशन स्किल्स में, जो कि प्री टेस्ट है, ट्रेनिंग है, पोस्ट असेसमेंट है, फिर उसके बाद प्रॉप फॉर इमिटेशन विद नॉवल मॉडल्स। मींस के जो जो मॉडल्स उसने, फॉर एग्जाम्पल समटाइम ऐसे होते हैं ना कि हमने 3 एक्शन सिखाए बच्चे को, और फोर्थ ऑटोमेटिकली बच्चा सीख गया, फिफ्थ भी ऑटोमेटिकली। अब जो भी हम एक्शन करते हैं वो उसको कॉपी कर सकता है क्योंकि उसको इमिटेशन स्किल बिल्ड हो गया। अच्छा, इमिटेशन स्किल्स में जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, समटाइम थेरेपिस्ट उसको एक्शन सिखा रहा है, इमिटेशन नहीं सिखा रहा है। ऐसे मैंने मोस्टली देखा है केसेस में कि मेरा कहने का मकसद है कि जो मॉडल है वो उसको सिर्फ मॉडल सिखा रहा है, उसको वो इमिटेशन स्किल नहीं सिखा रहा है कि आपने इमिटेशन करना है। अगर हम इमिटेशन स्किल सिखा दें तो फिर वो कोई भी एक्शन जो है वो बच्चा इमिटेट कर सकता है। ठीक है, अब जैसे हम उसको जो है क्लैपिंग सिखा देते हैं। अब बच्चा क्लैपिंग तो बच्चे में आ जाती है, हमारा फोकस बेसिकली होना चाहिए इमिटेशन स्किल सिखाने में। इसके लिए जरूरी है कि आपने एट अ टाइम 2 से 3 एक्शन, कम से कम 3 एक्शन जो है एट अ टाइम आपने जरूर सिखाने होते हैं। ये रिसर्च बेस्ड है कि जब आप सिर्फ एक एक्शन सिखाते हो ना तो वो एक्शन सिर्फ सीख जाता है, वो इमिटेशन नहीं सीखता बच्चा। ठीक है, इमिटेशन स्किल उसमें नहीं आता, कॉपी करना उसको नहीं आता, वो सिर्फ एक्शन करना सीखता कि क्लैपिंग कैसे करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आपने सिखाना है तो आपके पास 3 टारगेट्स होने चाहिए जो आप उसको सिखा। उससे ये होगा कि बच्चे को सेंस आएगी कि मैंने एक्शन कॉपी नहीं कर रहा, मैं एक्शन करना नहीं सीख रहा, बल्कि मैं इमिटेट करना सीख रहा हूँ। मुझे कॉपी करना आना चाहिए कि जो भी एक्शन, जैसे मैं उसको सिखाता हूँ डू दिस या डू दिस, तो वो बच्चा हमें फिर कॉपी करना शुरू कर देते हैं, ना कि एक्शन करना सीखता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ? जो स्किल तो हमने सिखाना है ना, कॉपी करना सीखे, वो ऑब्जर्व करे कि क्या परफॉर्म करे और उसी तरह से एक्शन परफॉर्म करे। एक होता है, मैं जब कहता हूँ कि एक्शन सिखाना, वो सिर्फ जो चीज हम एक्शन परफॉर्म करें उसके स्टेप्स उसको बता रहे होते हैं, ना कि इमिटेशन के स्टेप्स। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उसको इमिटेट करना सिखा देते हो एक्शन सिखाने की बजाय, तो वो बच्चा फिर लर्न कर जाता है बाकी सारे स्किल्स भी के। अच्छा, ये भी वो सीख जाता है, ये भी सीख जाता है, हैंड्स अप करना भी ऑटोमेटिकली सीख जाता है। तब आप प्रॉब्लम ट्रायल यूज कर सकते हैं। ओके, सो गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशंस फॉर इमिटेशन ट्रेनिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं एट द एंड। अभी तक जितनी भी इमिटेशन ट्रेनिंग करवाने के लिए आप लोगों को स्किल चाहिए थे वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। अब कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी इमिटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, वो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं? द ट्रेनिंग विल लाइकली इंक्लूड फिजिकल गाइडेंस टू प्रॉम्प्ट द करेक्ट रिस्पॉन्स। इमिटेशन स्किल्स के लिए आप हमेशा अपना प्रॉम्प्ट टाइप फिजिकल यूज करें, क्योंकि प्रॉम्प्ट की टाइप में वॉबल प्रॉम्प्ट भी आती है, गेस्टुरल प्रॉम्प्ट भी आती है, टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट भी आती है। सो लेकिन जो मोस्ट लाइकली यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप है वो फिजिकल गाइडेंस है, जो हम फिजिकली पकड़ के बच्चे को सिखाते हैं। तो आप मोस्ट लाइकली ये फिजिकल गाइडेंस की स्ट्रेटेजी यूज करें। द न्यू एंड मोर कॉम्प्लेक्स इमिटेशन बिहेवियर्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द चाइल्ड्स इन्वायरमेंट। ठीक है,
सो आप बिहेवियर जो है बच्चे के इन्वायरमेंट को असेस करते करते आप देख सकते हैं कि इसको और क्या क्या हम सिखा सकते हैं। कीप ट्रेनिंग सेशन एक्टिव एंड शॉर्ट। ट्रेनिंग सेशन एक्टिव होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। दैट मीन्स कि इंगेजिंग होने चाहिए, बच्चा बोर ना हो। अगर बच्चा बोर भी हो जाता है ना, तो फिर भी बच्चे में इमिटेशन स्किल्स बिल्ड नहीं होते। reinforce both prompted and independent imitative responses। ठीक है, सो दोनों को, prompted भी और independent responses दोनों को हमने reinforce करना है। ये तो हमने डीटीटी के ट्रायल्स में सीखा हुआ है कि जब हम prompt दे रहे हैं तब भी reinforce कर रहे होते हैं, और जब इंडिपेंडेंटली बच्चा परफॉर्म कर रहा है तब भी reinforcement देते हैं। reinforcement तो जरूरी है ना, prompt fading के लिए भी जरूरी है। और क्या गाइडलाइंस हैं? पेयर वर्बल प्रेज विद टेंजिबल रीइंफोर्सर्स, ये हमेशा हम यही करते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता क्या है? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि अगर लेवल 1 की प्रॉम्प्ट है जो फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट है, वो भी हम 2 सेकंड डिले में दे रहे होते हैं, और पार्शियल प्रॉम्प्ट भी 2 सेकंड डिले में दे रहे होते हैं, और मिनिमल प्रॉम्प्ट भी 2 सेकंड डिले में ही दे रहे होते हैं। हमने बेसिकली ऐसे करना होता है कि जब आप प्रॉम्प्ट देते हो तो उसके साथ साथ आप प्रॉम्प्ट को डिले भी करते हो। ठीक है, जैसे आपने अगर फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट दी 0 सेकंड डिले के साथ, तो आपने पार्शियल प्रॉम्प्ट 2 सेकंड डिले पे दे दें। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो है वो भी 2 या 3 सेकंड डिले पे दें। इन शॉर्ट, जैसे जैसे आपका प्रॉम्प्ट हायरार्की चेंज हो रही है, वैसे वैसे आपने प्रॉम्प्ट को डिले भी करना है। ठीक है, इसी तरह से जब आप रीइंफोर्सर्स देते हैं, जब आप टेंजिबल रीइंफोर्सर्स देते हैं, आप जैसे जैसे बच्चा वो स्किल सीख रहा है, आपने टेंजिबल रीइंफोर्सर्स को एक्सचेंज करना है विद वर्बल प्रेज या सोशल रीइंफोर्सर्स। ये भी दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हम एबीए थेरेपिस्ट क्या करते हैं, इवन दो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, हम उसको टेंजिबल रीइंफोर्सर्स पे रखते हैं। अब वो जो इंडिपेंडेंट स्किल परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए भी बच्चा चाह रहा है कि मुझे कोई टेंजिबल रीइंफोर्सर ही मिले, कोई टॉय मिले या खाने के लिए कोई चीज मिले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसने 60% सीख लिया है, ठीक है, 60% करेक्ट रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं इंडिपेंडेंटली, आप उसको ऐसे ऐसे सोशल रीइंफोर्सर की तरफ लेके आए। जैसे आप प्रॉम्प्ट को डिले कर रहे हैं ना, ठीक है, प्रॉम्प्ट हायरार्की चेंज होने के साथ साथ डिले भी आप कर रहे हैं, इसी तरह से आप स्किल लर्निंग के साथ साथ रीइंफोर्सर्स को एक्सचेंज करें विद वर्बल प्रेज एंड सोशल रीइंफोर्सर्स। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी होता है। If progress breaks down, back up and move ahead slowly। अगर तो आप देखो कि बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस करना शुरू कर दिया है, आप एक स्टेप पीछे चले जाओ। यूजली डीटीटी में हमारा रूल भी यही है कि अगर बच्चा फॉर एग्जांपल नहीं परफॉर्म कर पा रहा है एक प्रॉम्प्ट लेवल के ऊपर, तो आप उससे एक स्टेप पीछे आते हो कि प्रॉम्प्ट 3 से 2 पे आ जाते हो या 2 से 1 पे आ जाते हो। फेड आउट वर्बल प्रॉम्प्ट्स, वर्बल रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट्स एंड फिजिकल गाइडेंस। आहिस्ता आहिस्ता आप फेड करते हो रीइंफोर्समेंट को भी और प्रॉम्प्ट्स को भी। कलेक्ट डेटा एंड मेक डेटा बेस्ड डिसीजंस टू टर्मिनेट द ट्रेनिंग। कि आप डेटा जो, क्योंकि यूजुअली डेटा बेस्ड ट्रेन हमारी डिसीजन मेकिंग होती है। आपकी क्लास ये भी होगी डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग, उस पे भी हम इंशाल्लाह एक प्रॉपर क्लास करेंगे, ताकि आप डेटा को एनालाइज कर सको कि आपने जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो प्रॉपर डेटा बेस्ड होती है। हमारा डेटा बेस्ड डिसीजन ये है कि अगर 80% या 100% 2 consecutive days अगर बच्चा परफॉर्म कर सकता है, और 2 जनरलाइजेशन अक्रॉस द इंडिविजुअल हो जाती हैं, तो हम ट्रेनिंग को टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया है। सो इस पे आप तभी ये कर सकते हो जब आप डेटा ले रहे हो। मॉडलिंग के लिए आप डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं स्किल लर्निंग के लिए। जैसे वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, आइकन्स हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल हम बच्चों की टूथ ब्रशिंग पे वर्क करते हैं या टॉयलेट ट्रेनिंग पे वर्क करते हैं, तो हम पिक्चर्स कार्ड यूज कर रहे होते हैं। वो पिक्चर कार्ड क्या है, वो उसकी मॉडलिंग के लिए यूज होती हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है पेन डाउन करना, फिर है
टॉयलेट पे बैठना, थर्ड है पीछी करना, फिर उसके बाद वॉश करना है, स्टेप्स बने होते हैं ना, पिक्चर्स कार्ड हम यूज करते हैं, या बच्चे को वीडियो हम दिखाते हैं कि दिस इज हाउ यू कैन पी इन द टॉयलेट। जो बच्चे पैम्पर के साथ फिक्सेटेड होते हैं तो उनके लिए हम वीडियोस यूज करते हैं जिसमें पी पर्सन जो है वो, ये कार्टून जो है वो टॉयलेट के अंदर कर रहा है, या पूप जो है वो टॉयलेट के अंदर कर रहा है, तो बच्चा सीखता है मॉडलिंग से कि अच्छा मुझे आई एम सपोज टू पी और पूप इन द टॉयलेट नॉट इन द डायपर, ठीक है। सो इस तरह की आप मॉडलिंग, फोटोज हैं, ऑडियोज हैं, मिक्स्ड आप चीजें यूज कर सकते हो, फोटो और ऑडियो दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर्स और आइकन्स दोनों यूज कर सकते हो, इनको मिक्स भी करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट मॉडलिंग की स्ट्रेटजीज हैं जो जरूरी हैं सक्सेसफुल मॉडलिंग के लिए। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव मॉडलिंग, मॉडल सिमिलैरिटीज विद लर्नर्स, ये कुछ रीडिंग मटेरियल है, ये वही मटेरियल है जो यूजुअली हम अभी तक एक सक्सेसफुल ट्रायल्स लेने के लिए यूज करते आए हैं। इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें भी वही है, मॉडलिंग के लिए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बच्चे की अटेंडिंग स्किल्स हैं, इमिटेटिंग है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जो अभी तक मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें बता दी हैं। आगे कुछ रिसर्चेस हैं, ये आर्टिकल्स हैं, यू गाइस कैन रीड दीज आर्टिकल्स। और अगर कोई क्वेश्चन है मॉडलिंग और इमिटेशन में से, यू गाइस कैन आस्क मी। यस, एनी क्वेश्चन? अभी आपने कहा था कि बच्चे को सिर्फ एक स्किल नहीं सिखानी, मल्टीपल सिखानी है इमिटेशन के लिए। हम्म। तो अगर क्लैप हैंड्स, टैप टेबल और रोल आर्म्स तीनों एक साथ सिखाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? वो तो आपने कोशिश करनी है। वेरी गुड क्वेश्चन आकाश, मैं आपके क्वेश्चन को समझ गया, सॉरी। सो आपने बेसिकली, अब जैसे मैं यूजुअली समटाइम हमने डिस्क्रिमिनेशन सिखानी है, अगर हम यूज करें रेड कलर की बॉल और रेड कलर की कार के गिव मी द कार, तो मुश्किल होगा ना बच्चे के लिए लर्न करना। समझ नहीं कि दोनों चीजें रेड हैं, या आप दोनों चीजें स्मॉल यूज करते हो फिर भी डिस्क्रिमिनेशन करने में, या दोनों चीजें राउंड यूज करते हैं जिसमें एप्पल है और बॉल में से डिस्क्रिमिनेट करना है, वो भी डिफिकल्टी है। इट्स टोटली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, थेरेपिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम वो चीजें, वो एक्शंस पहले यूज करें सिखाने के लिए जिनमें बच्चा इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सके, ठीक है। अब जैसे अगर मैं उसको एक एक्शन सिखा रहा हूँ कार को रोल करने का, और दूसरे एक्शन में उसको सिखाऊं बॉल को बाउंस करने का, तो ये काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है इन दोनों एक्शंस में। और बच्चा इसको इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि कार को उसने रोल करना है और बॉल को उसने बाउंस करना है, ठीक है। सो इस तरह के आपने एक्शंस चूज करने हैं जिन एक्शंस में बच्चा इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सके, ठीक है। अगर हम इस तरह से कि मैच एंड मिक्स वाले एक्शंस सिखाना शुरू करेंगे तो बच्चा कंफ्यूज ऑटोमेटिकली होगा। हाँ, और एक और प्रॉब्लम हो सकती है, ये जो मैंने आपको एक बात बताई है ना कि आपने 3 एक्शन या 2 एक्शन एट अ टाइम सिखाने, जिससे वो इमिटेट कॉपी करना सीखेगा, ना कि एक्शन को सीखे, वो भी उन बच्चों पे अप्लाई होता है जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कुछ बेहतर हैं। ऐसे बच्चे जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कम होती हैं या इंटेलेक्चुअली लो बच्चे होते हैं, लेकिन ऑटिज्म तो होता है, लेकिन साथ उनका आईक्यू भी लो होता है, उन बच्चों के लिए भी ये मुश्किल है कि हम 2 या 3 एक्शन एट अ टाइम सिखा सकें, तो उनके लिए फिर स्लो पेस पे ही चलना पड़ता है कि आप उसको एक एक्शन एट अ टाइम सिखाएं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास जो बच्चा है एडीएचडी का, वो जिसका अक्सर मैं आपसे पूछती भी हूँ, उसके तीन तीन ही चार, मुझे सुपरवाइजर ने कहा इसके 4 एक्शंस डालो, जैसे क्लैप हैंड्स, रोल आर्म्स, टैप टेबल और स्टॉम्प फीट। वो सब कुछ, वो क्लैप हैंड्स या फिर नॉक 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 टेबल भी, तो वो नॉक और टैप को नहीं ठीक करता, तो उसको फिर प्रॉम्प्ट के साथ मॉडल मॉडल प्रॉम्प्ट भी दिया है, फुल फिजिकल भी दिया है, पार्शियल फिजिकल भी दिया है, हम्म। वर्बल प्रॉम्प्ट भी दिया है, पर वो नहीं उसको समझ आ रही, तो उसके साथ कैसे करूँ? अच्छा, इसमें ये भी होता है कि आकाश, बेसिकली जरूरी नहीं होता कि सारे एक्शन जो हैं हम एट अ टाइम एक ही टाइम पे विद क्लोज अप्रोक्सीमेशन ही परफॉर्म कर लें, उससे भी कंफ्यूजन जनरेट होती हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे एक इमिटेशन एक्शन करवाया तो हम कोई और टास्क करवा लें, फिर दूसरा इमिटेशन एक्शन करवा लें, फिर कोई और टास्क करवा लें, फिर तीसरा इमिटेशन एक्शन करवा लें, फिर कोई और टास्क करवा लें। सो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या उसमें क्लियर एक एंडिंग ऐड कर दें कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्शन आपने कहा कि डू दिस, बच्चे ने क्लैप किया, गुड जॉब, हियर इज योर रीइंफोर्सर्स,
आप कुछ टाइम उसको रीइंफोर्सर के साथ प्ले करने दें, फिर थोड़ा सा गैप आ जाए, फिर उसके बाद आप दूसरा एक्शन कर लें जिसमें आप वेव हैंड कर रही हैं। सो इसमें क्लियर एंडिंग बच्चे को पता चल जाती है कि एक एक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एंड कहाँ से हुआ है। ठीक है, उसमें भी कंफ्यूजन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इस तरह से आप गैप डाल लें रीइंफोर्समेंट टाइम को बढ़ा के, और या तो फिर आप एक एक एक्शन इमिटेशन का डालें, एक कोई और, फिर दूसरा इमिटेशन का, फिर कोई और। ठीक है, इससे भी आप डिस्क्रिमिनेशन को इनहांस कर सकते हैं। कि सिंपल हमारा गोल ये होना चाहिए कि बच्चा हमारे एक्शंस को डिस्क्रिमिनेट कर सके, ऑब्जर्व कर सके कि मुझे क्या करने को कहा जा रहा है। अगर वो फिर भी नहीं कर रहा तो आप देखो कि उसके अटेंडिंग स्किल्स क्या अच्छे हैं। जैसे आपने बताया कि वो एडीएचडी के साथ है, एडीएचडी में इन अटेंशन काफी ज्यादा होती है। तो क्या वो उस टाइम पे जब आप उसको एंटीसीडेंट या एसटी दे रही हैं, उस टाइम पे वो फुली आपकी तरफ अटेंटिव है या नहीं है? ठीक है, अगर वो अटेंटिव नहीं है, समटाइम हम ये भी करते हैं कि बच्चा कहीं और देख रहा होता है और हम उसको कहते हैं डू दिस, और फिर बच्चे ने तो आपको देखा नहीं, तो वो उसको इमिटेशन में प्रॉब्लम आती है। तो मेक श्योर किया करें, कुछ ये गाइडलाइंस है मैं जो बता रहा हूँ, कि बच्चा हमेशा जब भी आपने एसटी देनी है, कोई भी एसटी, ना सिर्फ इमिटेशन की, बल्कि कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, चाहे वो टेक्टिंग से रिलेटेड है, इंट्रावर्बल से है, राइटिंग से है, कोई भी है, मेंडिंग स्किल्स हैं, तो आप मेक श्योर किया करें आप तब तक एसटी ना दे जब तक कि बच्चा आपकी तरफ फुली अटेंशन में ना हो। ठीक है, तो जब हमेशा सबसे पहले आपने अटेंशन बच्चे की लेनी होती है, आपने उसके हैंड्स को टेबल के ऊपर प्रॉपर रखना होता है। ठीक है, जब उसके हाथ भी कंट्रोल हो और वो आपकी तरफ देख भी रहा हो, उस टाइम पे आप उसको एसटी दें। तब तक आप एसटी ना दे जब तक कि आपको वो फुली अटेंड नहीं कर रहा, उसके हाथ फुली टेबल के ऊपर कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप आकाश यूज कर सकती हैं इसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम। ओके, सो कोई और क्वेश्चन इमिटेशन और मॉडलिंग के तो टॉपिक में से आपने तो? कहा कि सिटिंग पे हम बच्चों की काम करते हैं, वैसे तो नॉर्मली बच्चों के सिटिंग पे काम हो जाते हैं। अब मेरे पास एक केस ऐसा है जो बच्चा बैठना ही नहीं चाहता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जीरो है। वो बैठता ही नहीं, मतलब उसका हम लोगों ने एक्सेस ब्लॉक किया, तभी वो खड़ा ही रहता है, वो बिल्कुल बैठता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो 1-2 सेकंड बैठेगा, फिर वो भागना शुरू कर देता है, मतलब यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज यूज की जाए? आपने स्टार्ट में मुझे क्या कहा कि लो इंटेलेक्चुअल बच्चा है, ये क्या बोला है आपने? मुझे थोड़ा गाइड करेंगे दोबारा फिर से? तो ADHD है वो, और उसका ये IQ भी जीरो, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट मैं उसको समझ। ये समझ आता है कि अगर उसको पीछे से भागेगा, या मतलब हम उसे रोक रहे हैं, तो वो हमसे दूर भागता है, और अपने आप को कहीं ना कहीं से बस escape उसके अंदर बहुत ज्यादा है, वो हम्म। कर रहा होता है। अगर इसको हमने एक्सेस ब्लॉक कर देते हैं ना, तभी वो बैठता नहीं है, वो खड़ा ही वो रहता है। खड़ा रहता है क्योंकि उसकी एडीएचडी के जो साइंस और सिम्टम है वो बीच में आ रहे हैं ना, हर्डल बन रही है, ये प्रॉब्लम हम्म, बिहेवियर है। आप कह रहे हैं ये एक एडिशनल जी। प्रॉब्लम है जो कि हमें पहले रिजॉल्व करनी है, वो फिर उसके बाद वो बैठेगा। एडीएचडी में तो बच्चे जो है बैठ ही नहीं सकते। तो इसमें ओटी को आप जरूर इन्वॉल्व करें, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को, जो कि आपको गाइड कर सके प्रॉपर तरीके से कि